व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक और क्लासिक हॉरर मूवी को जिसका नाम है द एग्जॉर्सिस्ट, जो कि सन 1973 में रिलीज हुई थी। अगर आप एक ट्रू हॉरर फैन हैं देन आप लाइफ में कभी ना कभी द एग्जॉर्सिस्ट का नाम सुने ही होंगे। ये मूवी को वन ऑफ द स्केरिएस्ट मूवीज ऑफ ऑल टाइम माना जाता है, क्योंकि मूवी में एक 12 साल की बच्ची के ऊपर एग्जॉर्सिज्म एंड डिमोनिक पोजीशन के कुछ डिस्टर्बिंग एंड अनसेटलिंग सीन्स को दिखाया गया है, जो कि फेंट हार्टेड लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये मूवी विलियम पीटर ब्लैटी के द्वारा सेम नाम से लिखी गई एक नोवेल से इंस्पायर्ड है, जो कि एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। मूवी को डायरेक्ट किए हैं विलियम फ्रिडकिन ने। द एग्जॉर्सिस्ट की IMDb रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज में ये 83% फ्रेश है विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 87%। ये मूवी पहली एक हॉरर मूवी थी जो 10 एकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई थी, जिनमें से बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीन प्ले एंड बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए इसे अवार्ड भी मिला था। तो आज हम लोग द एग्जॉर्सिस्ट मूवी के कहानी को विस्तार से जानते हुए एंड में मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ साथ इसकी ट्रू स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी शुरू होती है नॉर्दर्न इराक की एक एंशिएंट सिटी हात्रा में, जहां प्राचीन चीजों की खुदाई चल रही थी। यहां हम लोग एक कैथोलिक प्रीस्ट से मिलते हैं जिनका नाम था लैंकेस्टर मरीन। मरीन को खुदाई के टाइम एक आर्टिफैक्ट मिलती है जो एक डीमन के हेड जैसा दिख रहा था। हालांकि मूवी में इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है, पर यह आर्टिफैक्ट एक बेबीलोनियन डीमन को दर्शाता है जिसका नाम था पजुजू। बेबीलोनियन माइथोलॉजी के अनुसार पजुजू हवा के दानवों का राजा और डीमन गॉड हैनबी का पुत्र बताया गया है। पजुजू का बॉडी इंसान और जानवर का मिश्रण है। पजुजू सूखे के दौरान अकाल और बारिश के मौसम में टीटियों के झुंड को लाता है, जिससे लोगों में भूखमरी हो जाती है, जिसके कारण पुराने जमाने में लोग पजुजू को डरने के साथ साथ उसका पूजा भी करते थे। आगे कहानी में हम लोग देखते हैं कि फादर मरीन को खुदाई करते टाइम एक जगह डीमन पजुजू का एक बड़ा सा मूर्ति दिखता है, जिसको देख के वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब यहाँ सीन कट होके हमें USA के जॉर्जटाउन के एक एक्ट्रेस को दिखाई जाती है जिनकी नाम थी क्रिस मैकनील। क्रिस अपनी एक 12 साल की बेटी रेगन, अपनी पर्सनल असिस्टेंट शारन और 2 मेड के साथ रहती थी। क्रिस एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी और अपनी बेटी रेगन से बहुत प्यार करती थी। क्रिस के हस्बैंड कुछ रीजंस के लिए उनसे अलग रहते थे। पिछली कुछ रातों से क्रिस को अपनी एटिक से कुछ आवाजें आ रही थी, बट मेड का कहना था कि एटिक बिल्कुल क्लीन है और अंदर कोई चूहा भी नहीं है। क्रिस अपनी एक दोस्त पर्क डनिंग्स के द्वारा डायरेक्ट की गई एक मूवी में काम कर रही होती है। क्रिस शूटिंग के दौरान और शूटिंग से वापस आते टाइम एक यंग प्रीस्ट को नोटिस करती है जिनका नाम था फादर कैरस। कैरस एक साइकोलॉजिस्ट थे और पास के एक चर्च में काउंसलिंग भी कर रहे थे। कैरस की एक बीमार माँ भी थी जो न्यूयॉर्क के एक स्लम में अकेली रहती थी। फादर कैरस को अपने काम की वजह से अपनी माँ से दूर रहना पड़ रहा था, जिस वजह से वो हमेशा दुखी रहते थे। फिर सीन चेंज होकर हमें क्रिस को दिखाई जाती है, जिसको एक दिन रेगन की खिलौनों में से एक ओयूजा बोर्ड मिलती है। पूछने पर रेगन बताती है कि वो अक्सर इसके साथ खेलती है। तब क्रिस कहती है कि इस बोर्ड के साथ अकेला नहीं खेला जाता, तो रेगन बताती है कि उसके साथ कैप्टन हाउडी भी खेलते हैं। क्रिस इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और बोलती है कि आज मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, पर तभी ओयूजा बोर्ड की क्लीन सीट अपने आप दूर चला जाता है। क्रिस मजाक में कहती है कि लगता है कि तुम मेरे साथ खेलना नहीं चाहती हो, जिस पे रेगन जवाब देती है कि मैं नहीं, कैप्टन हाउडी नहीं चाहते कि आप हमारे साथ खेलो। क्रिस रेगन की इस बात को एक मजाक समझ कर लाइटली लेती है। उसी रात क्रिस अपनी एक नाइट शूट के लिए निकल रही होती है और अपनी बगल में रेगन को सोती हुई देखती है। रेगन का कहना था कि उसके रूम में उसकी बेड जोर जोर से हिल रही थी, जिस वजह से वो सो नहीं पाई और क्रिस के रूम में सोने आ गई। फिर क्रिस रूम से बाहर आती है और उसे फिर से एटिक से कुछ आवाजें आती है, पर चेक करने पर वहां कोई नहीं था। नेक्स्ट सीन में क्रिस रेगन को एक डॉक्टर के पास लेके जाती है, क्योंकि रेगन की स्ट्रेंज बिहेवियर धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। चेकअप के टाइम अचानक रेगन डॉक्टर के ऊपर भड़क जाती है और कुछ अपशब्द कहकर डॉक्टर को अपने से दूर रहने के लिए बोलती है। डॉक्टर क्रिस को रेगन के लिए कुछ मेडिसिन लिख देते हैं और 2-3 वीक इसे कंटिन्यू करने बोलते हैं। मीनवाइल फादर कैरस की माँ को उनकी मामा एक मेंटल असलम में भर्ती करते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगी थी, जिस बात से कैरस बिल्कुल भी खुश नहीं थे।
क्योंकि अपनी काम की वजह से वो अपनी माँ का ख्याल नहीं रख पा रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम लोग क्रिस के घर में एक पार्टी होता हुआ देख पाते हैं, जहां हम लोग एक और प्रीस्ट से मिलते हैं जिनका नाम था फादर डायर। डायर और फादर कैरस अच्छे दोस्त थे। जब क्रिस डायर को फादर कैरस के बारे में पूछती है तो डायर बताता है कि पिछली रात कैरस की माँ गुजर गई है और वो बहुत दुखी है। फिर कुछ देर बाद हम सब लोगों को एक गाना गाते हुए सुन पाते हैं और तभी रेगन वहां पर आती है और कहती है कि यू आर गोना डाई अप देयर, अर्थात तुम ऊपर के कमरे में मारे जाओगे। और ये कहने के बाद ही रेगन कारपेट के ऊपर ही यूरिनेट कर देती है। ये देखकर वहां प्रेजेंट सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। क्रिस रेगन को नहलाकर उसकी बेड पर सुला देती है, बट कुछ देर बाद अचानक रेगन जोर जोर से चिल्लाने लगती है। क्रिस उसके रूम में दौड़ के जाती है और देखती है कि सच में रेगन की बेड बहुत जोर जोर से हिल रही थी। क्रिस अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पाती और वापस से उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। रेगन के ऊपर कुछ पेनफुल मेडिकल टेस्ट किया जाता है, बट फिर भी कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि सारे रिजल्ट्स नॉर्मल आते हैं। एक दिन अचानक रेगन को एक काइंड ऑफ दौरे पड़ने लगती है। सीन को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई उठा उठा कर पटक रहा है। क्रिस तुरंत 2 डॉक्टर्स को वहां बुलाती है, पर रेगन उनके ऊपर हमला कर देती है और एक आदमी के वॉइस में बोलती है कि कीप अवे, द सोल इज माइन, अर्थात दूर रहो, ये बॉडी मेरा है। डॉक्टर्स रेगन को हेवी सीडेटिव्स देके सुला देते हैं। डॉक्टर्स और कोई उपाय ना पाकर क्रिस को एक साइकियाट्रिस्ट के साथ संपर्क करने बोलते हैं। एक दिन हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है जब क्रिस घर से बाहर थी। जब क्रिस घर लौटती है, देखती है कि रेगन रूम में अकेली है और गहरी नींद में सो रही थी और उसकी रूम की खिड़की भी खुली थी। नीचे वो शारन को बाहर से आती हुई देखती है और उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि उसने मना किया था रेगन को अकेली ना छोड़ने के लिए। शारन बोलती है कि क्रिस बाहर जाने के बाद उसकी दोस्त बर्ग घर पर आया था। शारन बर्ग को रेगन के पास छोड़ के बाहर कुछ मेडिसिन लाने गई थी। तभी एक आदमी उनके घर पर आता है और ये न्यूज देता है कि बर्ग की घर के साइड वाले सीढ़ी से नीचे गिरने पर मौत हो गई है। और इतना ही नहीं, सीढ़ी से गिरने पर बर्ग की गर्दन पीछे की ओर मुड़ गया था, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था। ये सुनकर क्रिस की पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। पर तभी हम लोग रेगन को अजीब तरीके से सीढ़ियों से उल्टा होकर नीचे उतरते हुए देखते हैं और उसके मुंह से खून भी निकलती है। ये देखकर क्रिस और भी ज्यादा घबरा जाती है। अब डॉक्टर्स एंड साइकियाट्रिस्ट भी हार मान चुके थे क्योंकि इतने सारे टेस्ट करने के बावजूद भी सब नॉर्मल आ रहे थे। इसीलिए वो क्रिस को एक प्रीस्ट से मिलके रेगन के ऊपर एग्जॉर्सिज्म करने के लिए सलाह देते हैं। आगे हम लोग एक डिटेक्टिव विलियम को क्रिस से मिलने आते हुए देखते हैं। विलियम बर्ग के मर्डर के सिलसिले में क्रिस से मिलने आए थे क्योंकि बर्ग की मौत क्रिस के घर के जस्ट बाहर हुई थी और मरने से ठीक पहले बर्ग रेगन के रूम में था। जब विलियम रेगन के बारे में पूछते हैं तो क्रिस बताती है कि उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो भी बात नहीं कर सकती। ये सुन के विलियम बाद में वापस आएंगे बोल के वहां से चले जाते हैं। विलियम के जाते ही क्रिस को रेगन की रूम से किसी आदमी का वॉइस सुनाई देती है जो बोल रहा था डू इट। क्रिस भाग के रेगन के रूम में जाती है और देखती है कि रेगन वायलेंटली क्रूसीफिक्स को अपने प्राइवेट पार्ट में डालने की कोशिश कर रही थी। जब क्रिस उसे रोकने की कोशिश करती है तब अचानक रेगन उसके ऊपर हमला कर देती है। रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाती है और सारे फर्नीचर्स अपने आप मूव होने लगते हैं। और तभी रेगन अपना सर पूरा टर्न करके पीछे कर लेती है और बर्ग के आवाज में बोलती है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे बच्चलन बेटी ने मेरे साथ क्या किया है। और यहाँ क्रिस को पता चलती है कि बर्ग को और किसी ने नहीं बल्कि रेगन ने ही मारा है और रेगन किसी शैतान के काबू में है क्योंकि एक 12 साल बच्ची के लिए यह सब करना नामुमकिन है। अब क्रिस डेस्परेटली फादर कैरस से मिलती है और रेगन के ऊपर एक एग्जॉर्सिज्म करने रिक्वेस्ट करती है। पहले तो कैरस मना कर देते हैं और बोलते हैं कि बिना सबूत और चर्च के अनुमति के बिना एग्जॉर्सिज्म ऐसे किसी के ऊपर परफॉर्म नहीं किया जाता। पर वो एक बार रेगन को आके देखने के लिए राजी हो जाते हैं। घर आके कैरस जब रेगन को देखते हैं वो एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि रेगन पर अब वो शैतान पूरी तरह से हावी हो चुका था और उसके फेस पर गहरा चोट का निशान भी था। जब कैरस रेगन के ऊपर होली वाटर छिड़क के उसे पूछते हैं कि वो कौन है तो रेगन शैतान की आवाज में बोलती है कि वो डेविल है और तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही है। कैरस ये सुन के चौंक जाते हैं क्योंकि रेगन को उनके माँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद रेगन कैरस को अलग अलग भाषाओं में गंदी गंदी गालियां भी देती है और उनके ऊपर वोमिट कर देती है। फिर जब क्रिस कैरस की ड्रेस साफ कर रही होती है तो वो बताती है कि बर्ग को रेगन ने ही मारा है। रेगन की हालत अपनी आंखों से देखने के बाद
और क्रिस की बातें सुनने के बाद कैरस काइंड ऑफ कन्विंस हो जाते हैं कि सच में रेगन को किसी शैतान ने पोजेस कर लिया है। उसके बाद कैरस कुछ सबूत इकट्ठा करने के लिए रेगन के वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं और बाद में उसे सुनने लगते हैं और उन्हें उस वॉइस में रेगन को फादर मरीन का नाम लेते हुए सुनते हैं। गाइस, फादर मरीन वही थे जिनको हम लोग मूवी के स्टार्टिंग में देखे थे। उसी रात क्रिस की असिस्टेंट शैरन कैरस को कॉल करके घर आने बोलती है और कैरस उनके घर जाके देखते हैं कि रेगन के पेट के ऊपर हेल्प में लिखा गया था। सारे सबूत इकट्ठा करके उसे एनालाइज करने के बाद कैरस अब पूरी तरह से कन्विंस हो गए थे कि रेगन पोजेस्ड है और चर्च में एग्जॉर्सिज्म करने के लिए अपील करते हैं। चर्च भी सारे सबूत को देखने के बाद अनुमति दे देता है, पर एक एक्सपीरियंस्ड प्रीस्ट को ही रेगन के ऊपर एग्जॉर्सिज्म करने की अनुमति देता है, जो पहले कभी एग्जॉर्सिज्म किया हो। और ये एक्सपीरियंस्ड आदमी और कोई नहीं बल्कि फादर मरीन थे। फादर मरीन रेगन की घर आके रेगन की हालत देखने के बाद जल्दी से एग्जॉर्सिज्म शुरू करने कैरस को बोलते हैं। तभी रेगन अपने रूम से फादर मरीन की नाम लेती है, एज इफ वो फादर को पहले से जानती है, और जानवर जैसी आवाजें निकालने लगती है। फादर कैरस को वार्न करते हैं कि डीमन से बात मत करना, और डीमन अपने बातों में झूठ और सच मिला के उनको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, बट उनको उसके बातों पर नहीं आना है। उसके बाद दोनों फादर रेगन के रूम में जाते हैं और एग्जॉर्सिज्म का प्रक्रिया शुरू करते हैं। जैसे जैसे एग्जॉर्सिज्म आगे बढ़ती है, रेगन की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। वो फादर मरीन के साथ साथ फादर कैरस और उनकी माँ को ऐसी ऐसी गंदी गंदी गालियां देती है जो एक 12 साल की बच्ची जानती भी ना हो। ये एग्जॉर्सिज्म के सीन्स को अगर आप अभी भी देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़ी हो जाएगी। रेगन की पलंग जोर जोर से हिलने लगती है और देखते ही देखते शैतान रेगन के साथ साथ उसके बेड को हवा में उठा लेता है और दोनों फादर्स के ऊपर उल्टी करने लगता है। डीमन अपनी शक्ति से रूम के अंदर चीजों को इधर उधर फेंकने लगता है और इसी दौरान फादर मरीन को रेगन में डीमन पजिजू का छाया भी दिखती है। रेगन की हाथ में रस्सी अपने आप खुल जाती है और डीमन रेगन की बॉडी को हवा में उठा लेता है। दोनों फादर्स किसी तरह उसे काबू करके नीचे लाते हैं और फिर से बांध देते हैं। अब डीमन बार बार फादर कैरस को उनकी माँ की आवाज में उनके मौत के लिए कैरस को ही जिम्मेदार ठहरा रहा था और अब्यूज कर रहा था, जिससे कैरस अपना कंसंट्रेशन खोने लगते हैं। ये देख के फादर मरीन कैरस को रूम से बाहर जाने बोलते हैं और अकेले ही एग्जॉर्सिज्म को कंटिन्यू करते हैं। कुछ देर बाद जब कैरस फिर से रूम के अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि फादर मरीन नीचे पड़े हैं। जाके चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि फादर मरीन मर चुके थे और रेगन के अंदर की शैतान बेड की एक कोने में बैठ के उनके ऊपर हंस रहा था। कैरस अपनी आपा खो बैठते हैं और रेगन को पकड़ के मारने लगते हैं। वो डीमन को रेगन की बॉडी छोड़ के अपनी बॉडी में आने के लिए बोलते हैं और अचानक वो शैतान रेगन की बॉडी छोड़कर फादर कैरस की बॉडी को पोजेस कर लेता है। पर जैसे ही वो शैतान कैरस के बॉडी के अंदर आता है, तब इमीडिएटली कैरस खिड़की तोड़ के नीचे कूद जाते हैं और उनकी भी वहीं पे मौत हो जाती है। इधर फादर कैरस के सैक्रिफाइस के कारण रेगन अब एकदम से ठीक हो गई थी। क्रिस और बाकी लोग आके उसे संभालते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि क्रिस रेगन के साथ साथ ये घर छोड़कर किसी दूसरी जगह पे मूव हो रही थी और फादर डायर उन्हें गुड बाय बोलने आते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलती है कि रेगन को पुरानी कोई भी बात याद नहीं है और इसके साथ यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइस, ये थी द एग्जॉर्सिस्ट मूवी की पूरी कहानी। अब हम लोग ये मूवी जिस सच्ची घटना के ऊपर आधारित है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम लोग मूवी में देखे ये घटना एक 12 साल की लड़की के साथ हुआ था, बट असल में यह घटना 1949 में यूएसए के सेंट लुइस में एक 14 साल की लड़का के साथ हुआ था जिसका नाम था रोलैंड डो। ये सब तब से स्टार्ट हुआ था जब रोलैंड की आंटी हैरियत की मौत हुई थी। हैरियत रोलैंड को एक ओयूजा बोर्ड गिफ्ट में दिए थे और वो दोनों अक्सर इसके साथ खेलते थे। आंटी हैरियत की मौत के बाद रोलैंड के साथ अजीबोगरीब हादसाएं होना शुरू हो जाती है, जैसे कि बेसमेंट में किसी का खरोचने का आवाज आना, रात में घर के नल से बूंद बूंद पानी टपकना, घर की फर्नीचर्स अपने आप मूव होना, रोलैंड की बेड जोर जोर से अपने आप हिलना इत्यादि। रोलैंड के पेरेंट्स रोलैंड को लेके बहुत सारे डॉक्टर के पास गए थे, बट कोई भी फायदा नहीं हुआ और धीरे धीरे घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बढ़ने लगते हैं और अब घर वालों को भी महसूस होने लगती है। धीरे धीरे रोलैंड की बॉडी में गहरी चोट आने लगे थे और वो अलग अलग भाषाओं में गंदी गंदी गालियां भी देने लगा था। रोलैंड के पेरेंट्स और कोई उपाय ना पाकर 2 प्रीस्ट से कांटेक्ट किए थे जिनका नाम था फादर विलियम और फादर बिशप। फादर विलियम और बिशप अपने और कुछ सहयोगी फादर्स के साथ मिलके रोलैंड के ऊपर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किए थे।
रोलांड के ऊपर लगभग 30 से भी ज्यादा एग्जॉर्सिज्म किया गया था और ये प्रक्रिया तकरीबन 6 महीने तक चली थी। एग्जॉर्सिज्म के दौरान रोलांड अजीबोगरीब आवाजें निकालता था और फादर्स को गंदी गंदी गालियां देता था और चीजें अपने आप उड़ के दीवार से टकराता था। 6 महीना लंबी एग्जॉर्सिज्म के बाद अचानक एक रात रोलांड बोलता है कि सेंट माइकल की स्पिरिट ने सैटर्न को हरा दिया है और सैटर्न उसका बॉडी छोड़ के चला गया है। उसके बाद वो एकदम से ठीक हो गया था और एक नॉर्मल लाइफ जीने लगा था। ये सब घटनाओं को उस एग्जॉर्सिज्म के दौरान प्रेजेंट फादर्स में से एक, जिनका नाम था वाल्टर एच हैलोरन, एक जर्नल के जरिए लिखे थे। बाद में इसी जर्नल के ऊपर विलियम पीटर ब्लैटी ने अपनी बुक द एग्जॉर्सिस्ट की कहानी लिखी थी, जिसको 1973 में मूवी के द्वारा रिलीज किया गया था। मूवी बनते वक्त मूवी के एक्टर्स एंड क्रू मेंबर्स के साथ भी कुछ अजीबोगरीब रहस्यमय घटनाएं घटी थी। एक बार शूट के दौरान पूरे सेट में किसी तरह आग लग गई थी, बट हैरानी की बात यह थी कि मूवी की लीड कैरेक्टर रेगन की बेड बिल्कुल भी नहीं जली थी। इतना ही नहीं, मूवी रिलीज होने के बाद कुछ ऑडियंस के साथ भी ऐसे घटनाएं घटे थे। जैसे कुछ लोग मूवी के दौरान ही फेंट हो गए थे और कुछ लोग तो बीच मूवी में ही थिएटर छोड़ के चले गए थे। इसलिए कुछ लोग इस मूवी को शापित भी मानते हैं और आज भी इस मूवी को सबसे डरावनी मूवीज में से एक माना जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। गाइज, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जो मेरे वीडियोस देखते हैं, उनमें से 86% व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अगर कहीं पे कुछ गलती हो रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग कंटेंट ला सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड टेक केयर।